वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आपको बता दूं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 2022 और 2023 में पूछे गए प्रश्न हैं ये सब। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, और यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आपको बता दूं, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है बीए सेकंड सेमेस्टर में। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना है 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में। 1206 ईस्वी का मतलब होता है, 1206 ईस्वी में क्या होता है कि गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि दिल्ली वंश का या दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है। दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर के 5 वंश थे, उनमें जो सबसे पहला वंश है वो आपका होता है कौन सा? गुलाम वंश, तो यानी स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश जो है 1206 में एक प्रकार से इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की बेसिकली। और 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है, और इसी युद्ध के बाद में जो मुगल एम्पायर होता है वो भी ढह जाता है। यानी कि एक प्रकार से यहाँ से 1206 से लेकर के 1526 तक यहाँ तक दिल्ली सल्तनत रहता है, और 1526 से 1757 तक आप देखेंगे तो मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य रहता है। तो ये दोनों, मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, यही आपको बेसिकली पढ़ना है। और इसमें आपको जो है कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे संत उस समय भक्ति आंदोलन भी उसी समय का रहा है, तो इन और उस समय चित्रकारी भी हुई है, तो यहाँ सबसे भी प्रश्न कुछ आते हैं, बाकी सभी राजनीतिक चीज़ों से ही आते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न अब की बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 2024 और 2025, 2026 इन सभी की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको बता दूं कानपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ, उसके लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, जो है मां शांकोभरी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा और भी कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका एमजेपीआरयू हो गया, बीयू झांसी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई। तो इन सभी में ये प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और भी कई मॉडल पेपर मैंने दिए, 2 मॉडल पेपर इससे पहले दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और 2022 और 23 में जो क्वेश्चन पेपर हुए उनको भी मैंने सॉल्व करवाया था, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप देख लेंगे सभी लोग। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शैव विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक कौन है? शैव विशिष्ट अद्वैत, शैव विशिष्ट अद्वैत के संस्थापक में श्रीकंठ का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि विशिष्ट अद्वैत के संप्रदाय मतलब कौन है, विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा बताए, सनक संप्रदाय की स्थापना किसने करी? तो निम्बार्काचार्य ने सनक संप्रदाय की स्थापना करी और द्वैताद्वैत दर्शन का प्रचार किया, जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद के समन्वय का काम करता है। तो आपसे पूछेगा कि द्वैताद्वैतवाद, तो निम्बार्काचार्य आप लगाएंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा विशिष्टाद्वैत, तो आप रामानुजाचार्य लगाएंगे। आपसे पूछेगा कि हरियाली संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो आप बताएंगे माधवाचार्य, ठीक है। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। रामानंद जी की बात करें तो बैरागी संप्रदाय की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा कबीरदास तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। इसके अलावा गुरु नानक जो थे बाबर के समकालीन थे। तो ऐसे गुरु नानक और वल्लभाचार्य जी जो थे वो छत्तीसगढ़ के चंपारण में इनका जन्म हुआ था। भक्ति मार्ग में पुष्टि मार्ग की जो विचारधारा है, खास करके शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य ने दिया। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे, चैतन्य महाप्रभु हो गए, मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं, ज्ञानेश्वर हैं, रामदास जी हैं, दादू दयाल हैं, तुकाराम है। अच्छा, रामदास जी जो थे ये गुरु थे किसके? वीर शिवाजी के, ठीक है। तो ये सभी संत हुए हैं जो कि एक प्रकार से भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो उन्हीं से भी कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो शैव विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक है श्रीकंठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुल्तान उल औलिया का क्या आशय है? सुल्तान उल औलिया का मतलब होता है संतों का राजा। औलिया माने एक प्रकार से संत, सुल्तान उल मतलब कि ये इसका मतलब कि सुल्तान किसका? तो औलिया का मतलब कि संतों का राजा बेसिकली कहें हिंदी में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न जो मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत बता रहा हूं, ये 200-300% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 100% प्रश्न आने वाले हैं ये। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है संगीत का विरोधी सिलसिला कौन सा था इनमें से? तो संगीत का विरोधी सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है बाबा फरीद, तो ये रिवीजन क्लास है तो मैं तीव्र गति से ही आगे बढ़ूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बाबा फरीद उपनाम कौन से, मतलब किसका नाम था? बाबा फरीद के उपनाम से कौन मशहूर है? तो फरीद मतलब कि फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिख संप्रदाय के संपादक कौन माने जाते हैं? तो सिख संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक जी माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। किस संप्रदाय के? चिश्ती संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न, पीर का क्या तात्पर्य होता है? पीर, पीर का मतलब होता है सूफी संत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत में विष्णु भक्त कहलाते थे। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त जो थे वो अलवार संत कहलाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक बताएं। नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। अद्वैतवाद के संस्थापकों में नाम आता है किसका भैया? अद्वैतवाद के संस्थापक बिल्कुल आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं पिछले 2 वर्षों में, ठीक है। 2022-23 लगातार आए हैं। अगला प्रश्न, खानकाह का क्या मतलब होता है? खानकाह, खानकाह का मतलब होता है सूफी संतों के रहने की जगह को खानकाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। चले जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? बताएं, अकबर का जन्म कब हुआ था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। अकबर की अगर बात की तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। मतलब कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अगर पूछे कब हुआ था तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर की डेट को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के जो है महल में हुआ था। अमरकोट जो महल है ये राजा मतलब कि राणा बीरसाल का महल हुआ करता है। तो राणा बीरसाल के महल में अमरकोट के राणा थे, मतलब कि राजा थे राणा वीरसाल, उन्हीं के महल में हुआ था अमरकोट के जो है किले में किसका जन्म? अकबर का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था भैया? हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में लड़ा गया था भैया? हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो राणा जो है राणा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, और अकबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। राणा तो अकबर अकबर की अगर बात मतलब तो बताएं, इसका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप जी जो थे उन्हीं के बीच में होता, राणा प्रताप और अकबर के बीच। अगला प्रश्न, असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था भैया? फटाफट से आप बताएंगे। असीरगढ़ का जो युद्ध था ये 1601 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शाहजहां का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शाहजहां का मकबरा कहाँ अवस्थित है भाई? तो शाहजहां का मकबरा आगरा के किले मतलब आगरे में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर के संरक्षक कौन थे भाई? बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, जो आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे रहीम दास जी, तो रहीम दास जी के पिताजी हैं बैरम खां, ठीक है। रहीम दास के पिता हैं कौन? बैरम खां। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। तुलसीदास के काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे। तो तुलसीदास जी जो है मतलब अवधि में रचना करते थे और रहीम जो थे ब्रज भाषा में लिखा करते थे। आपको बता दूं चूंकि ये दोनों आपस में मित्र थे तो, और नवरत्नों में से एक थे जो रहीम थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। चूंकि उनके पिता उनके संरक्षक में थे, अकबर के संरक्षक थे, हुमायूं के साथ में ही भी रहा करते थे, ठीक है। तो बैरम खान जो थे उन्हीं के पुत्र थे जो है रहीम दास। तो रहीम दास ने एक बार अकबर को मतलब अकबर के कहने पर तुलसीदास जी को भी एक प्रकार से ऑफर किया था कि आओ हमारे यहाँ पर, तो तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया था जाने से, ठीक है।
उन्होंने कहा कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम भी चातक तुलसीदास, दूसरा कोई राजा नहीं है। कहीं राजा ने बुलाया, कहीं कौन राजा, कैसा राजा, कैसा सुल्तान। सुल्तान मेरी नज़र में एक ही है, राजा एक ही है, बादशाह एक ही है, और वो है परवरदिगार, वो है भगवान श्री राम। उनके सिवा मेरे को कुछ नहीं दिखता। तुलसीदास जी ने कहा, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी रहीमदास जी ने, तो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं लिखी। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी, फटाफट से आप बताएंगे। मुगल काल की राजभाषा, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मुगल काल में मुहतसिब, मुहतसिब क्या था। मुहतसिब तो होता था लोक आचरण का अधिकारी जो था, उसी को क्या बोलते थे, उसी को मुहतसिब बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, जन्म 1542 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना मतलब कि सेनापति कौन थे, तो हकीम खान थे। और अकबर, आपको बता दूं हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी 1576 में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उस समय हेमू बहुत मतलब अकबर बहुत छोटा था, और उस समय बैरम खां उसके अकबर के नेतृत्व में मतलब अकबर के तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, तो 1576 में लड़ा गया था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में, तो ये लड़ा गया था भैया पानीपत का द्वितीय विश्व मतलब द्वितीय जो युद्ध लड़ा गया, ये 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू हिंदू शासक था, अकबर जो था मुस्लिम शासक था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आपको मैं पूरा कंठस्थ करवा दूंगा आज ही, आज के वीडियो के माध्यम से संपूर्ण आपका 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में बहुत जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां पर स्थापित किया था, तो 1613 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था, ताजमहल के निर्माण का काम शुरू किया गया था 1632 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब परीक्षा। अच्छा, दीन इलाही धर्म का मतलब कि शुरुआत किसने करी थी, अकबर ने करी थी। ठीक है, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की यानी कि तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही, इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों दोनों लोग एक प्रकार से इस धर्म को मानने वाले थे, और अकबर ने खास करके बनाया था। अकबर खुद को एक प्रकार से इसमें सबसे ज्यादा बलवान या सबसे ज्यादा वो मानता था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये सब। ठीक है, चले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने, फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है किताब उल हिंद का लेखक कौन है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 100% प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता है। बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दीवाने अर्ज कहा जाता है बलबन के द्वारा स्थापित सैन्य विभाग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाई थी 1193 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब हैं, और ध्यान रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न, किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी, बताएं। किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी, तो दमियक जगह पर मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक
एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आप को करिकुलर की परीक्षाएं जो आपकी लगी हुई कानपुर विश्वविद्यालय की तो हो गई खैर, इसके अलावा बाकी विश्वविद्यालय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है आपका 1 जून को। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का पेपर आपका लगभग जो है उसी टाइप में 11-12 को ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर चैनल मैंने बना दिया है को करिकुलर मास्टर नाम से। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पा जाएंगे या फिर आप सर्च कर लेंगे को करिकुलर मास्टर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस फर्स्ट एड एंड हेल्थ की और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की, खास करके फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, और आपका जो 6 सेमेस्टर में है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सभी की जो को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होता है उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप इस लेक्चर को मतलब इस वीडियो को जो है तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर आपके परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाया गया है और आने वाले समय में 3rd सेमेस्टर की तैयारी बेहतर तरीके से आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस आपको देने का प्रयास और चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था भैया इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था भाई, बताइएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोधी वंश। अच्छा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। 5 वंश से बेसिकली मुख्य रूप से, और लोधी वंश के जो अंतिम शासक हैं 2022 2023 में पूछा गया, 2024 में आएगा। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम संस्थापक होते मतलब अंतिम शासक हैं। इन्हीं को इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है बाबर होता है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर हराता है। इब्राहिम लोधी के पास लगभग 1 लाख सेना थी और इसके जो है अकबर के पास मतलब बाबर के पास बहुत कम सेना थी, लगभग 25,000 सेना थी। लेकिन 25,000 सेने से ही तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया बाबर ने और उसको हरा दिया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोधी वंश का अंतिम संस्थापक था मतलब कि अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनाम भूमि जो होता था किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम खां, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोदी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था लोदी मतलब सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा आप देखेंगे सिकंदर लोदी बड़ा विद्वान भी था। सिकंदर लोदी की अगर बात की जाए तो ये सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है, ठीक है। और इस जो है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसने जो है सिकंदरे मतलब किस गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के समय काल में ही हुआ था, क्लियर। ये लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मकबरों का युग मतलब यूरा किसको कहते हैं? मकबरों का यूरा, यूरा माने होता है युग या फिर समय, तो मकबरों का यूरा कहा जाता है किसको? तुगलक वंश को मकबरों का यूरा कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, प्रथम शासक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, क्लियर। ऐसे कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? जिसको पागल और सनकी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने कई अभियान किए, सारे के सारे अभियान इसके विफल रह चुके हैं। समय के बहुत पहले सोचता था, समय के जैसे ये 500 वर्ष पहले जैसे कि क्या होगा इस बात को मतलब कि जानता क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा दिमागी या बहुत ज़्यादा विद्वान अपने आप को मानता था, जनता को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, ठीक है।
जब ये मरा तो इतिहासकारों ने लिखा कि भाई जनता को इससे और इससे जनता को फुर्सत मिली, क्योंकि इससे बात करने योग्य कोई नहीं था, ये अपने आप को बड़ा ब्रिलियंट मानता था। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, तो इब्न बतूता से बातचीत क्या करता था ये, ठीक है। इब्न बतूता एक यात्री था, मोरक्को से आया था, फिर बाद में वो एक प्रकार से फिर चाइना वाइना भी गया, तो अब इसके दरबार में ही आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के ही। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की संख्या 23 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तांबे और जस्ते की थी सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा मतलब जैसे आजकल 500 रुपए की नोट चल रही है, अब क्या 500 रुपए की नोट 500 रुपए वास्तविक 500 रुपए के बराबर है? नहीं है, ठीक है। उसको बनाने में 500 रुपए नहीं लगे होंगे, यानी 500 रुपए बस उस केवल उस पर लिखा है कि मैं धारक को फला 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो बस वही एक प्रकार से है, एक संकेत मान लिया गया भारत सरकार के द्वारा कि भाई ये कागज का टुकड़ा क्या है, ये एक प्रकार से मुद्रा है और ये भारत में चलेगी। बस यही तो है, पुराना 500 का नोट और 2000 का नोट, जो 1000 का नोट था, सब अब जिसके पास होगा वो सब नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा, तो वो एक कागज का टुकड़ा मात्र हो गया, क्योंकि उसका संकेत खत्म हो गया। तब जब इसने चलवाया तांबे और जस्ते का, जैसे सोने चांदी का सिक्का चलता था, तो सोना चांदी धातु कम मिलती थी, लेकिन तांबा और जस्ता सबके घर में होता था। और भैया नकली तो आजकल आजकल नकली नोट की बात करी जाए तो नकली नोट तमाम जो है एक प्रकार से आप लोग सुन रहे होंगे कि भाई नकली नोट यहाँ पर छपी, पकड़े गए वो, ठीक है। तो ऐसे वहां पर भी जो है सांकेतिक मुद्रा जब इसने चलाई, क्या नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो लोगों ने घर में बैठ करके तांबे और जस्ते के सिक्के छापने शुरू कर दिए, ठीक है। सोना चांदी तो सबके पास होता नहीं है, लेकिन तांबे और जस्ते होते थे, तो उसी नाप की एकदम से वही मोहर ठपाठप लगा करके बहुत सिक्के की छपाई हुई। जब खूब सिक्कों की छपाई हो गई तो इतना ज़्यादा महंगाई हो गई कि इसका कोई जवाब नहीं, सबके पास पैसा, कोई काम ही करने नहीं जा रहा था, ठीक है, कोई सब काम रुक गया। तो ये एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया था, ठीक है, इसने ही। तो बी ऑप्शन तांबे और जस्ते का सिक्का था। अगला प्रश्न, वर्तमान में दौलताबाद कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में दौलताबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दौलताबाद इसने दक्षिण में अपनी वो क्या बोलते हैं राजधानी भी स्थानांतरित करी थी, किसने? इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन से, 1333 ईस्वी में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत में आया था? तो इब्न बतूता आया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है किसके दरबार में आया था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक का पिता कौन था? फिरोज शाह तुगलक का पिता था रज्जब, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो हुई थी वो गोंडाल में हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1200 फलों के बाग लगवाए थे? तो 1200 फलों के बाग लगवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण ना हो। बताएं, अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्या आपसे आया हुआ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, चलें। प्रश्न है कि दक्षिण भारत में शैव संत कहलाते थे, दक्षिण भारत के जो शैव संत होते थे उनको नयनार बोलते थे। दक्षिण भारत के शैव संत यानी शंकर भगवान की पूजा करने वाले को नयनार, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे वो अलवार संत कहलाते थे दक्षिण भारत के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, शैव संत, नयनार संत। अगला प्रश्न है, बाउल संप्रदाय से संबंधित कौन है? बाउल संप्रदाय से संबंधित हैं चंडीदास जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल पंथ से कौन संबंधित हैं? तो लाल पंथ से कौन संबंधित हैं? संत लालदास जो है लाल पंथ से रिलेटेड है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साखी शबद और रामायणी किसकी रचना है? तो कबीर दास की रचना, बीजक के भाग हैं साखी शबद रामायणी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है, सूर सागर जो है सूरदास जी की रचना है, सूर सागर साहित्य लहरी, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा से हैं, तो इनके द्वारा पद्मावत लिखा गया है, ठीक है। साखी और रामायणी के लेखक हैं आपके तुलसी मतलब कबीर दास, और विनय पात्रिका लिखी तुलसीदास जी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पद्मावत इसका करेक्ट आंसर होगा, पद्मावत, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अविभाग द्वैत, बताएं, अविभाग द्वैत, अविभाग द्वैत के संस्थापक कौन थे? विज्ञान भिक्षु थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, द्वैतवाद के संस्थापक हैं, द्वैतवाद के संस्थापकों की अगर बात की, द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य, ठीक है,
ये बात ध्यान। माधवाचार्य का जन्म हुआ था 1199 में, मृत्यु 1303 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? माधवाचार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा विशिष्टाद्वैत के संस्थापक है रामानुजाचार्य। ठीक है, और इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के जो है ये वाद वाले हैं, वो सभी के संस्थापक अलग अलग विद्वान हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? धरकरी संप्रदाय से संबंधित कौन है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। धरकरी संप्रदाय से संबंधित है रामदास बोध जी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय से संबंधित कौन है? रामावत संप्रदाय से संबंधित है रामदास मतलब कि रामानंद जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कीर्तन द्वारा भक्ति की नींद किसने मतलब नींव किसने रखी? तो कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव रखने वाले विद्वान है चैतन्य महाप्रभु जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दासकूट संप्रदाय से संबंधित कौन संबंधित है? बताएं। दासकूट संप्रदाय से रिलेटेड पुरंदरदास जी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे रामाज्ञा प्रश्नवली विनय पात्रिका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रामाज्ञा प्रश्नावली विनय पात्रिका हनुमान बाहुक श्री रामचरितमानस, ये सब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कौन है? बिश्नोई संप्रदाय से जयनाथ जी रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सनक संप्रदाय से संबंधित कौन है? सनक सनातन, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं ब्रह्मा के। उन्हीं में से सनक संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य के द्वारा शुरू किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण करी? बताएं। ये क्वेश्चन बढ़िया है। सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी भैया? तो सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण करी थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार की शुरुआत खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1193 में। किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन, चूंकि ये एक प्रकार से जो मोहम्मद गौरी था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहां पर थोड़ा सा उल्टा मैंने बोल दिया था क्या? देखें, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक मतलब खलीफा का सहायक कहा था? किसने? तो बलबन ने कहा था। रक्त और लौह की नीति भी बलबन ने अपनाई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? फटाफट से आप बताएंगे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 12 जून को। ठीक है, 12 जून 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछे गुलाम वंश का तो इल्तुतमिश हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश की स्थापना हुई 12 जून 1206 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश चला। ठीक है, आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हुआ था 1266 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1266 में जन्म हुआ, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था भैया? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के पिता का क्या नाम था? शहाबुद्दीन खिलजी नाम था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कब की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या की थी 21 अक्टूबर 1296 में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो सैयद वंश की स्थापना 28 मई को की गई थी। 28 मई 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना होती है, और 1451 ईस्वी तक सैयद वंश की मतलब कि चलता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश की अगर बात की जाए तो 1290 से लेकर के
1320 ईस्वी तक शासन किया खिलजी वंश के शासकों ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे आपके अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। शिवाजी से रिलेटेड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया शिवाजी से रिलेटेड। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है कि शिवाजी से पहले गोरिल्ला यानी कि जो छापामार युद्ध प्रणाली है इसका विकास जो है, इसका विकास कब हुआ था? तो शिवाजी से पहले जो है मलिक अंबर ने इसको प्रयोग मतलब इसका छापामार युद्ध की प्रणाली का मतलब की शुरुआत करी थी। हालांकि इसको जनक छापामार के यही माने जाते हैं शिवाजी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल कहाँ पर थी? बताएं। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल जो थी वो मालवा थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के कोंडना जिले को जीत करके किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? शिवाजी के कोंडना किले को जीत कर उसका नाम क्या रखा गया, मतलब क्या रखा था? सिंहगढ़ रखा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के पिता को किसने बंदी बनाया था? शिवाजी के पिताजी को बंदी बनाया था आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को। अगला क्वेश्चन से, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था 6 जून 1647 को। ध्यान रखिएगा इस बात को, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप प्लीज़, और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी विधिवत होने वाली उस चैनल पर, तो आप को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य का संस्थापक कौन था? बताएं। महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वीर शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छत्रपति की उपाधि किसने धारण की थी? छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने धारण करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठा इतिहास में किसने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था? तो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था वीर शिवाजी ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह संधि जो शिवाजी और जयसिंह के मध्य में हुई थी, तो संधि जो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी उसको पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप देखेंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी? बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और परीक्षा में तो 100% आने वाला यही है ये सब प्रश्न। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बताइए, किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर की स्थापना करी थी भाई? तो किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किस सुल्तान के बाद तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हुआ था? बताएं। किस सुल्तान के बाद तुगलक वंश का पतन जो है प्रारंभ हुआ? बताएं। किस सुल्तान के बाद में तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हुआ? महमूद शाह के बाद में तुगलक वंश का जो पतन है वो प्रारंभ हो गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान का शासन विस्तार दिल्ली से पालम तक था? तो दिल्ली से पालम तक किसका था भैया? नसीरुद्दीन महमूद शाह का था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1515 मतलब 1551 तक चला है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन है, कुल कितने वर्षों तक सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो सैयद वंश ने 37 वर्षों तक कुल मिलाकर के शासन किया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं, गुलाम वंश सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं आज तक कुल मिलाकर के। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर बात की तो
1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो रहा है, ये आपका गुलाम वंश रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश जो रहा है वो 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश रहा है। इसके बाद में आपका आता है तीसरा वंश, वो है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 में प्रारंभ होता है और 1414 तक एक प्रकार से रहता है आपका तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद में आता है चौथा आपका सैयद वंश। सैयद वंश की अगर बात की जाए तो सैयद वंश जो 1414 से लेकर के आपका चलता है 1451 ईस्वी तक, ये बात आप ध्यान रखेंगे, 1451 तक, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है लास्ट वाला लोधी वंश, ठीक है, पांचवा वंश लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर के आपका चलता है 1526 ईस्वी तक, ठीक है। जब तक पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध होता, मतलब पानीपत का प्रथम प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित होता है, बाबर जीतता है, और उसके बाद में फिर वहीं से मुगल एम्पायर 1526 में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये था दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अगला प्रश्न, सल्तनत युग का अंतिम राजवंश कौन था? तो सल्तनत युग का अंतिम राजवंश था आपका लोधी वंश, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किसने किया? गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी ने किया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किसने आगरा को राजधानी बनाया था? बताएं, किसने आगरा को राजधानी बनाया था? तो आगरा को राजधानी सिकंदर लोधी ने ही बनाया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? खिलजी वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने किया, क्योंकि खिलजी के बाद में कौन आया था? तुगलक आए थे, और तुगलक के बाद में सैयद, और सैयद के बाद में फिर लोधी, फिर मुगल वंश आ गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जूना खां किसका पुत्र था? जूना खां की अगर बात करें, जूना खां गियासुद्दीन का पुत्र था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खान ए जहां की उपाधि किसको दी थी? बताएं, खान ए जहां, खान ए जहां की उपाधि मलिक काबुल को दी थी, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये बात आप ध्यान, मोहम्मद काबुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अच्छा, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसको तुजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं, तुजु के बाबरी या वाक्यात बाबरी, ये बाबरनामा को कहा जाता है। बाबर ने बाबरनामा को एक प्रकार से जो है बड़ा ही अच्छे तरीके से लिखा है, और चगुताई तुर्की भाषा में इसका लिखा है इन्होंने, ठीक है। अरबी फारसी से भी कुछ शब्द इसमें लिए गए हैं बाबरनामा में। बाबरनामा खुद अकबर ने कुछ दिन तक लिखी थी, उसके बाद में इसको पूरा बाद में उनके पुत्र हुमायूं ने या और किसी ने किया था, ठीक है। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1843 में, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। अगला प्रश्न, पेबोस का आशय क्या है? पेबोस, सजदा और पेबोस दो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, सजदा और पोबेस। अच्छा, बताएं, दिल्ली पर शासन करने वाले अफगान शासक कौन थे? तो लोधी वंश के जो थे शासक, वो अफगानी थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। पेबोस, पेबोस की अगर बात, पेबोस और सिजदा, सिजदा माने होता है आपका सिर को झुकाना, ठीक है, और पेबोस का मतलब होता है पैरों में गिर जाना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, पेबोस का क्या आशय है? पेबोस बताएं। तो पेबोस का मतलब क्या होता है भैया? पेबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, ये पेबोस होता है, ठीक है। पैरों को चूमना ये पेबोस होता है। और सिजदा मतलब होता है सुल्तान के सामने सिर को झुकाना। सिजदा और पेबोस ये एक प्रकार से चीजें आपको मिलेंगी सल्तनत काल के दौरान, ठीक है। तो सुल्तान जो होता था उसके सामने अगर सिर, आपको सिर झुकाना पड़ता था और पैरों को जाकर के चूमना पड़ता था, ये था सिजदा और पेबोस पर था। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली के किस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय स्थित था? बताएं। तो हुमायूं का पुस्तकालय जो स्थित था वो दीन पनाह भवन में स्थित था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बताएं, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर बाहर कर दिया गया था? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद में इनको बाहर कर दिया गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 5 जून 1539 को हुआ था। हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, इसको शेर खां भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है, शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसने हुमायूं को हराया था, क्लियर। आगे देखेंगे, हुमायूं कौन थे? हुमायूं अकबर के पुत्र हैं, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुप्तचर विभाग था? गुप्तचर विभाग की अगर बात करें तो गुप्तचर विभाग कौन सा था? दीवाने वरीद जो था ये गुप्तचर विभाग हुआ करता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे मुगल वंश के संस्थापक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो ये एक प्रकार से ज्योतिष में विश्वास रखता था और वो उसका नाम था हुमायूं। अच्छा, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 7 सप्ताह में यानी हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था हुमायूं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, बताइएगा। हुमायूं का जन्म जो हुआ था 17 मार्च को हुआ था 1508 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं की माता का क्या नाम था? हुमायूं की माता का नाम था महामंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। देखिए, हुमायूं 4 भाई था, बड़ा भाई हुमायूं ही था सबसे बड़ा। बाबर के 4 पुत्र थे जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। और बाबर ने जब मरते वक्त इसको हुमायूं को बुला करके बता दिया था, बैठा करके, कि भाई देखना अपने भाइयों की देखभाल करना। तो हुमायूं अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करता था और यही कारण था कि इसके भाई ने भाइयों को सभी जो अपना हिस्सा था पूरा बाबर वाला पूरे साम्राज्य था उसको 4 भागों में बराबर बराबर बांट करके ये हुमायूं जो है सभी भाइयों को दे देता है। इस यही कारण है कि इसका साम्राज्य जो है वो कमजोर पड़ जाता है और इसके भाई इसकी मदद भी नहीं करते हैं और शेरशाह सूरी इसको दौड़ा दौड़ा करके मारता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और कोई मदद के लिए भी नहीं आते। हुमायूं जो था एक प्रकार से बड़ा वो था, एक प्रकार से दयालु शासक टाइप का था, ठीक है। अपने भाइयों के प्रति बड़ा दया भाव रखता था और इसने सारे जायदाद को बांट भी दिया था सभी में। तो उसमें 4 भाई कौन कौन थे? हुमायूं एक था, दूसरा था अस्करी, तीसरा था कामरान, चौथा था हिंदाल, ठीक है। तो अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं 4 भाई थे। उस्मान इसमें नहीं था, शामिल था, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया कौन सा नहीं शामिल था, तो उस्मान नहीं शामिल था। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था ये मतलब कि जो है बदख्शां का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। देखें, यहाँ पर सबसे पहले दौरा का युद्ध लड़ा गया, दौरा, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का यानी बिलग्राम का, फिर सरहिंद का युद्ध, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो मतलब कि दौहरिया या दौरा का युद्ध जिसको बोलते हैं 1531 में लड़ा गया था, ठीक है। हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था इस युद्ध में। इसके बाद में आपका चौसा का युद्ध की अगर बात करें तो चौसा का युद्ध आपको पता ही होगा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में 5 जून को, ठीक, 25 जून को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में युद्ध आपका हुआ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया इसको, हुमायूं को, शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, निर्वासन जब इसका हो गया तो इसके बाद में 29 अगस्त 1541 को इसने निकाह किया था। किसने? हुमायूं ने। एक व्यक्ति थे अली अकबर जामी, अकबर जामी की पुत्री बड़ी खूबसूरत थी हमीदा बानो बेगम, उनसे शादी किया था किसने? हुमायूं ने। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये इसके बाद में सरहिंद का युद्ध बाद में होता है। सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है 22 जून को, ठीक है। 22 जून 1555 को सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। सरहिंद की लड़ाई जो है उसमें हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? सिकंदर शाह सूरी जो था, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था किसने? हुमायूं ने पराजित किया था 1555 में और उसके बाद में फिर अपनी गद्दी को कब्जे आता है। तो इस तरीके से ये बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसी युद्ध में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग किया जाता है। इसी युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर करता है, ठीक है। ये बात ध्यान, तुलगमा माने 3 तरफ से घेर लेना, ठीक है। अच्छा, मुगल चित्रकला किसकी आधारशिला है? तो हुमायूं चित्रकला का बड़ा प्रेमी रहा था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था बताएं? खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 27 में यानी कि 1526 में आया यहाँ पर भारत में, फिर राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ बाबर के बीच में 1 साल बाद में 16 मार्च को।
अगला प्रश्न, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 17 मई 1540 को। ठीक है, 17 मई जो है 1540 को लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, 1540 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने। ये बात आप ध्यान रखिए, बिलग्राम की लड़ाई। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मई 1540। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था भैया? चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो राजपूतों और बाबर के बीच में हुआ था 29 जनवरी 1528 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नियाबत खुदाई का आशय क्या है? नियाबत खुदाई का आशय क्या है भैया? ईश्वर की छाया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध जो हुआ था 5 मई 1529 को लड़ा गया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने कालिंजर अभियान कब शुरू किया था? हुमायूं ने कालिंजर अभियान जो शुरू किया था 1530 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, फारसी परंपरा में सिजदा का क्या मतलब होता है? सिजदा, सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। मतलब सिजदा मतलब होता है सिर को झुकाना, सुल्तान के सामने सिर को झुकाना। और पैबोस का मतलब होता है सिर को चूमना, मतलब कि पैर को चूमना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर पुनः कब बैठा था? तो हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था किस युद्ध के बाद में भैया? सरहिंद के युद्ध में हुमायूं जो है वो बैठा था गद्दी पर। 22 जून 1555 को हुआ था युद्ध, और उसके बाद में 23 जुलाई 1555 को दोबारा हुमायूं गद्दी पर बैठता है दिल्ली के। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताए। और भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जो बन सकते हैं उनको मैंने रखा है। अच्छा ये बताएं, पादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल हमीर लाहौरी ने इस पुस्तक को लिखा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस्लाम के देश को किस नाम से जाना जाता है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस्लाम के देश को किस नाम से जाना जाता है? दारुल सफा, दारुल हर्ष, या दारुल इस्लाम, या फिर दारुल उलमा? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दारुल इस्लाम के देश को किस नाम से जाना जाता है? दारुल सफा, दारुल हर्ब, या दारुल इस्लाम, या फिर दारुल इज्मा? तो दारुल इस्लाम कहा जाता है इस्लाम के देश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? बताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो गुलाम वंश की स्थापना करी थी, स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बलबनी राजवंश का संस्थापक कौन था? बलबनी राजवंश का संस्थापक था बलबन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम तुतिये, हातिम तुतिये की उपाधि, हातिम द्वितीय की उपाधि किसने दी थी? तो हातिम द्वितीय की उपाधि मिनहाज ने दी थी, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लाख बकस का क्या अर्थ है? लाख बकस का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है, लाखों को देने वाला, उसी को लाख बकस कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तुर्कान ए चहलगानी का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुर्कान ए चहलगानी जो था, यानी 40 दल या चालीसा इसी को कहते थे। तो तुर्कान ए चहलगानी का संस्थापक था इल्तुतमिश। 40 सरदार हुआ करते थे जो कि इसके शासक के रक्षा के लिए, शासक को सलाह देने के लिए हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताएं, सुबुक्तगीन किसका दामाद या गुलाम था? तो जो है वो अल्पतगीन का गुलाम या दामाद था सुबुक्तगीन। ठीक है, और सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर 777 ईस्वी में बैठा था, 777 ईस्वी में बैठा था। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहली बार भारत में आता है 712 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, टंका एवं जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे? टंका और जीतल सिक्के जो चलवाए थे वो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी?
इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में हो गई। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टंका नामक सिक्का किस धातु का बना था? तो टंका जो सिक्का था वो चांदी का बना हुआ होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ख्वाजा तस का क्या अर्थ है? ख्वाजा तस का मतलब होता है एक मालिक का गुलाम। एक मालिक के गुलाम को ख्वाजा तस कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियाबत ए खुदाई का क्या अर्थ है? नियाबत ए खुदाई बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ईश्वर के प्रतिनिधि को नियाबत ए खुदाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रजिया ने किस रंग का वस्त्र पहनकर न्याय मांगा था? बताएं। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया ने किस रंग का वस्त्र पहन करके न्याय मांगा था? तो लाल वस्त्र पहन करके न्याय मांगा था इसने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने की थी? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करी थी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना कब हुई भैया? खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में और 1320 तक खिलजी वंश चला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस नदी घाटी को खिलजी कहा जाता है? किस नदी घाटी को खिलजी कहा जाता है? तो हेल मंदर की घाटी को खिलजी कहा जाता है। किसको? हेल मंदर की घाटी को जो है खिलजी कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कौन था भाई? तो मालिक छज्जू जो था, ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सभी लोग फटाफट से। चले, प्रश्न है, किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का राजाभिषेक, अच्छा एक प्रश्न पूछा गया था 2023 में कि काफिरों के देश को किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन में था दारुल इस्लाम, दारुल सफा, दारुल नागर और दारुल हर्ब। तो काफिरों के देश को दारुल हर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? दारुल हर्ब कहा जाता है। और इस्लाम के देश को दारुल इस्लाम कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा बताएं, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने करी थी। ये बात आप ध्यान रखें, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश जो है बेसिकली अफगानियों का एक प्रकार से अफगान लोग थे लोदी वाले। तो किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था? बताइएगा, किस महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ? फटाफट से आप बताएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था, लाल महल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नवीन मुसलमानों को कहाँ बसाया गया था? नवीन मुसलमानों को मुगल मतलब कि मुगर मुगर मुगरलपुर में बसाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था भैया? काकातीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1289 में गद्दी पर बैठा और 1323 तक शासन किया प्रताप रुद्रदेव ने। अंतिम राजा था ये, ठीक है, काकातीय वंश का। अगला प्रश्न, पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रानी पद्मिनी जो थी वो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मेवाड़ कहाँ की राजधानी थी? मेवाड़ जो थी वो चित्तौड़ की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका वाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र देव किस वंश का शासक था? रामचंद्र देव यादव वंश के शासक थे। 1291 में गद्दी पर बैठा और 1309 ईस्वी तक गद्दी पर रहा रामचंद्र देव यादव वंश की गद्दी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? सभी को पता होगा प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। प्रथम मुस्लिम शासिका फटाफट से आप लोग बताएंगे। प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया, बिल्कुल रजिया जो थी वो प्रथम मुस्लिम शासिका थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, बासरा का क्या मतलब है? बासरा का मतलब क्या है? बासरा का मतलब होता है इस्लामी कानून। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुरीद का आशय है। मुरीद का मतलब क्या होता है? मुरीद का मतलब होता है शिष्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महबूब ए इलाही का क्या मतलब है? महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही मतलब होता है, इलाही माने ईश्वर होता है, ए माने काकी के, और महबूब माने होता है प्रिय, ठीक है, तो प्रेमी। तो ईश्वर का प्रिय या ईश्वर का प्रेमी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हजार दिनारी उपनाम किसे दिया गया है? हजार दिनार, दिनार एक रुपया होता है, मतलब कि एक रुपये टाइप का होता है दिनार, ठीक है, ठीक है, मुद्रा। तो हजार दिनार में खरीदा था मोहम्मद बिन, मतलब कि किसको, हजार दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वही जो है हजार दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को, जो कि हजार दिनार में खरीदा गया था ये। अगला क्वेश्चन से, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दान विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दान विभाग को दीवाने खैरात के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विदेश विभाग था? विदेशी विभाग कौन सा था? दीवाने रिसालत जो था ये विदेशी विभाग था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, तो निम्नलिखित में से कौन विदेश विभाग था? विदेशी विभाग कौन सा था इनमें से? दीवाने रिसालत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दीवाने कजा क्या था? दीवाने कजा न्याय विभाग था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। गज ए सिकंदरी का प्रयोग वैसे तो सिकंदर ने किया था, सिकंदर लोदी ने पहले किया था, लेकिन सिकंदर लोदी के बाद में मुगल वंश में जो किया था, किसने किया था? वो अकबर ने किया था, ठीक है। तो बाकी सिकंदर लोदी ने किया था। तो अकबर लोदी, मतलब अकबर मिले या सिकंदर लोदी, तो दोनों में से कोई एक होगा। हालांकि सिकंदर लोदी पहले होगा, अकबर, अगर सिकंदर लोदी ना दिया हो तो अकबर आप लगाएंगे। अगला प्रश्न, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे भैया? तो अकबर के साम्राज्य में एक मतलब 15 सूबे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक के द्वारा मतलब स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो अकबर के द्वारा ही किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कहा जाता था, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बैरम खां किसका सेनापति था? तो बैरम खां जो था वो अकबर का सेनापति था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग एतमाद 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 मतलब कि एतमादुद्दौला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दीवान ए अर्ज का प्रधान क्या कहलाता था? दीवान ए अर्ज का जो प्रधान होता था उसको आरिज ए मुमालिक बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राजमहल का मुख्य अधिकारी कहलाता था, राजमहल का मुख्य अधिकारी जो था वो वजीर कहलाता था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दीवान वजारत का प्रधान होता था, दीवान वजारत का प्रधान जो था वजीर कहलाता था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। न्याय विभाग का प्रधान, न्याय विभाग का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे? न्याय विभाग के प्रधान को वजीर ए दर बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वरीद किस विभाग का अधिकारी था, बताएं। वरीद जो था वो गुप्तचर विभाग का अधिकारी हुआ करता था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोतवाल किस विभाग का प्रमुख था? कोतवाल जो थे पुलिस विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाजार का अधीक्षक कहा जाता था किसको? बाजार का अधीक्षक जो है सहना मंडी को बोलते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सुल्तान के अंगरक्षकों को प्रधान सुल्तान के अंगरक्षकों को किसका प्रधान कहला, मतलब सुल्तान के जो अंगरक्षक होते थे वो उसका किसका प्रधान होता था? सजादार। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान सजादार होता था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था, बताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? तो दिल्ली में उसने सुल्तान घोषित किया था अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? तो उसके दक्षिण अभियान का सेनापति था मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? किस अभियान में जो है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो रणथंबोर के अभियान में था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा के लिए। को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी, इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर की तैयारी भी दो तरीके से आपकी यहाँ पर होने वाली है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से। अगला प्रश्न, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजु के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला सुल्तान कौन सा था? राजतत्व मतलब कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो सिद्धांत था वो था बलबन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान के द्वारा लागू की गई? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन सा था? तो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। अपने सिपाहियों को नगद वेतन और एक प्रकार से घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फारसी नववर्ष जिसको नवरोज कहते हैं, भारत को किसने मतलब भारत में किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। ठीक है, फारसी नववर्ष नवरोज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत करी थी और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसका समकालीन था? मतलब जो तुर्क ए चहलगानी था, यानी 40 तुर्कों का मतलब 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, उन्हीं का संगठन था तुर्क ए चहलगानी। तो इल्तुतमिश ने रखा था, बलबन ने उसको हटा दिया था। अल बरूनी किसका समकालीन था? अल बरूनी जो था महमूद गजनबी का समकालीन था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? किताब उल हिंद जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबार में ही रहा करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? सिहाबुद्दीन या मोइनुद्दीन गौरी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संसवानी वंश का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए हैं। एक हुआ है आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1191 में तो मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन 1192 वाले युद्ध में, द्वितीय युद्ध में तराइन के हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, धोखे से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुस्लिम मतलब मुगल इमारत थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी तो था एतमाद मतलब कि एतमादुद्दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था हुमायूं मतलब कि वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर किसका मकबरा स्थित है भैया? जहांगीर का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताएं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन सा मकबरा? बीबी का मकबरा, या जिसको राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर का पुत्र, देखिए मैं आपको समझा दूं। देखिए बाबर जो है, बाबर का पुत्र है आपका हुमायूं। बाबर का पुत्र है हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन है? हुमायूं का पुत्र है आपका अकबर। हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर। अकबर का पुत्र कौन है आपका? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का लड़का कौन है? जहांगीर का लड़का आपका है उसका क्या नाम है जहांगीर के लड़के का? जहांगीर का लड़का है आपका शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां का लड़का कौन है भाई? शाहजहां का लड़का कौन है आपका? शाहजहां के ही पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह तो ठीक ठाक था। ठीक है, दारा शिकोह एक प्रकार से उतना ज़्यादा एक प्रकार से आताताई नहीं था, लेकिन औरंगजेब बड़ा आताताई था। तो ये औरंगजेब इसके बाद में है, औरंगजेब। तो यहीं तक एक प्रकार से मुगल साम्राज्य बड़ा सही तरीके से चला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 शासक जो हैं बहुत ही एक प्रकार से प्रतापी शासक हुए, जिनमें हुमायूं जो है इसको इसकी ये दिन भर मतलब कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। ठीक है, ये 4 भाई था, अस्करी, हिंदाल, ये सब तमाम लोग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला की रानी, मुगल कालीन वास्तुकला की रानी है, किसने कहा था? मुगल कालीन वास्तुकला जो है, ये वास्तुकला की रानी है, ये स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। दीन पनाह नगर को हुमायूं ने बसाया था, किंतु ध्वस्त किसने किया था? बताएं। दीन पनाह नगर को हुमायूं ने बसाया था, लेकिन इसको ध्वस्त किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी के द्वारा कई बार पराजित हुए थे ये, क्या बोलते हैं, हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का जीवन, पूरा जीवन लड़खड़ाते हुए बीता और अंततः ये सीढ़ियों से गिरते हुए अपने प्राण को त्याग देता है, यानी कि सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। अच्छा, कौन सा मुगल शासक था जो बढ़िया गाना गाता था? अकबर जो है गाना वाना अच्छा तरीके से गाता था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लगभग आप लोगों ने जो है 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए लगातार इसी तरीके से वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।